गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 17 रीड कर रहे थे, सम नेचुरल फिनोमिना। उसके हम 2 पार्ट देख चुके हैं। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम हम 14, 15, 16 चैप्टर नहीं करेंगे, तो हमने वो भी करने हैं। जो हमारा T2 का सिलेबस है, पहले जितने T2 के चैप्टर हैं वो सभी करने हैं। तो 17 चैप्टर मैं इसलिए करवा रही हूँ, ये शॉर्ट एंड ईजी है। ठीक है, ये छोटा चैप्टर है तो इसलिए पहले मैंने ये स्टार्ट किया था। जितने भी T2 के चैप्टर वो मैंने सभी करवाने हैं पहले। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइम बचता है तो हम T1 के करेंगे। ठीक है, T2 के जो चैप्टर है वो मैंने सिलेबस आपको आपके साथ शेयर किया था। अगर आपके पास नहीं है सिलेबस T2 का तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 17.7 यहाँ से हमने रीड करना था। अर्थक्वेक्स, यू जस्ट लर्नड अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। हमने सीखा कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, थंडरिंग जो होती है वो कैसे होती है, और लाइटनिंग कैसे होती है। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ा और इनसे प्रोटेक्शन कैसे करनी है वो सीखा। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन काज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो दोनों क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना हैं। इसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन क्या होता है? ह्यूमन डिस्ट्रक्शन होता है नुकसान होना। ठीक है, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लाइटनिंग गिर जाए अगर किसी पे, ठीक है, या फिर थंडर स्टॉर्म की वजह से भी क्या होता है, नुकसान होता है। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। फॉर्चुनेटली हो गया कि हम ये दोनों फिनोमिना के बारे में कुछ हद तक पता कर सकते हैं। पहले हमें पता चलने लगता है आवाज़ से, या फिर इससे वेदर डिपार्टमेंट वाले हमें पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डिवेलपिंग इन सम एरिया। जो वेदर डिपार्टमेंट वाले हैं वो थंडरस्टॉर्म के बारे में पहले थोड़ा बहुत उनको आइडिया मिल जाता है। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. लेकिन अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो गड़गड़ाहट होती है, तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि लाइटनिंग होगी। ठीक है, थंडरिंग होगी तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि लाइटनिंग होगी, और साइक्लोन भी आ सकता है। साइक्लोन पता है ना सभी को? साइक्लोन क्या होता है? जब हवा की गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, बवंडर कहते हैं जिसको। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्राम द डैमेज कास्ड बाई दीज फिनोमिना। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि वेदर डिपार्टमेंट से हमें इन चीज़ों के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, थंडरस्टॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि जो चीज़ें होने वाली हैं। तो हम इनसे बचने के लिए थोड़ा बहुत पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी इससे नुकसान होना है हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट। लेकिन हमारे पास एक और नेचुरल ऐसा फिनोमिना है जिसके बारे में हम पहले कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एन अर्थक्वेक। वह क्या है? वह अर्थक्वेक है, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? भूकंप। इट कैन काज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी यानी ह्यूज स्केल। ये ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं है। वेदर डिपार्टमेंट भी इसके बारे में कुछ नहीं बताता या कुछ भी पता नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किससे होता है? अर्थक्वेक से होता है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं होता, ये एट ए टाइम आ जाता है। ए मेजर अर्थक्वेक occurred in India on 8 October 2005 in Uri and
तकदार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ये लाइन बेटा आपने अंडरलाइन करनी है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप साथ साथ में लाइन अंडरलाइन करते जाइएगा पूरी, ठीक है। मेरे से नहीं हो रही है, अपने पेंसिल से अच्छी तरह से ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है। मैं बता देती हूँ, ये वाला पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है। ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। कब आया था? 8 अक्टूबर 2005 में। ये डेट याद रखनी है आपने। 8 अक्टूबर 2005 में आया था उड़ी में, उड़ी में और तकदार में। कहाँ पे है ये? नॉर्थ कश्मीर में। बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उससे पहले जो मेजर अर्थक्वेक आया था वो कहाँ आया था और कब आया था? वो आया था 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में। बेटा ये कुछ डेटें और नाम है, ये आपने याद रखने हैं। इसके मल्टीपल आपको आ सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने बोला कि ये सारा पैरा जो है वो अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो चीज़ मैं कहती हूँ अंडरलाइन करने के लिए वो ज़रूर करनी होती है आपने। तो पूरे पैराग्राफ की डेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी 17.5, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कास्ड बाई दीज अर्थक्वेक्स। अपने पेरेंट्स से पूछना है आपने कि उन्होंने तो अर्थक्वेक्स देखे हुए हैं ना, उनके लाइफ में आए हुए हैं, तो आपने उनसे पूछना है कि आपकी लाइफ में जितने भी अर्थक्वेक आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आपकी लाइफ में जितने भी अर्थक्वेक आए उसमें से सबसे ज़्यादा डैमेज किससे हुआ और क्या नुकसान होता है इससे, और प्रॉपर्टी को क्या कैसे नुकसान होता है और क्या नुकसान होता है। कलेक्ट ए फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज caused by these earthquakes from newspapers and magazines of those days। आपने क्या करना है? पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, या फिर उस टाइम जब अर्थक्वेक आया था उस डेट का आपने न्यूज़पेपर कलेक्ट करना है, या फिर मैगज़ीन कलेक्ट करनी है। फिर बाहर से आप क्या करोगे? पिक्चर्स कट करके एक मैगज़ीन, एक चार्ट तैयार करोगे। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। इसके बाद आपने क्या करना है? एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। ये उस रिपोर्ट में आपने बताना है कि कितने लोगों को नुकसान हुआ था और क्या क्या नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टी कितनों की डिस्ट्रॉय हुई थी, ठीक है। ये चीज़ बेटा आपसे होगी नहीं, वैसे ही इन्होंने बताया हुआ कि ऐसे करना है, ठीक है। आपने नहीं करना है ऐसे। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है। ऊपर हमने क्या सीखा कि अर्थक्वेक की वजह से नुकसान क्या क्या होते हैं, अर्थक्वेक आ जाए तो क्या क्या होता है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स? क्या होता है जब ये आता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स अफेक्ट? हम क्या कर सकते हैं इसके अफेक्ट को कम करने के लिए? हम क्या कर सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीचे हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, इससे क्या होता है, ठीक है। What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth lasting for a very short time। ये जो पूरा पैराग्राफ है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक के नीचे वाला, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन यही होगा व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, तो पूरा इसका जो फुल पैराग्राफ का जो आंसर है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं बाद में आपको बता दूंगी, मैं आपको PDF सेंड करूँगी क्वेश्चंस की, वहाँ से आप कर लेंगे। An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth lasting for a very short time। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक जब आता है तो अचानक से हमारी जो अर्थ है वो क्या करने लगती है? शेक करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ट्रेम्बल होता है, कांपने लग जाती है। थोड़े टाइम के लिए वो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि पूरी हमारी जो अर्थ है वो शेक कर रही है। शेक समझते हो ना आप लोग? शेक कर रही है, या फिर
कांप रही है अर्थ। थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है, लेकिन उस थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इट इज़ कास्ड बाई डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ, हमारी जो अर्थ है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं ना अर्थ की। आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं? सबसे नीचे वाली कोर, बीच वाली मेंटल, और सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, और इसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर। अब ये क्या कह रहे हैं कि अर्थक्वेक कब आता है? जब भी ये जो हमारी क्रस्ट लेयर है, ये वाली, जब भी क्रस्ट लेयर है तो इसके बीच जब कुछ डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। अब डिस्टरबेंस कैसे होगी? अब ये जो क्रस्ट है ये किसकी बनी हुई है? अलग से समझाती हूँ मैं। ये हमारी क्रस्ट लेयर है, ये किसकी बनी हुई है बेटा? ये बनी हुई है इस तरह से प्लेट्स। क्रस्ट किसकी बनी हुई है? क्रस्ट में इस तरह की प्लेट्स हैं, सॉइल की ही हैं। जब ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो उस वजह से डिस्टरबेंस होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। इनके कहने का मतलब है कि जो अर्थक्वेक है वो हर टाइम आता ही रहता है वर्ल्ड में, कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट किसकी बनी हुई है? प्लेट्स की बनी हुई है। वो प्लेट्स तो मूवमेंट करेंगी ना हर टाइम, ऐसा तो नहीं होगा कि प्लेट्स मूव नहीं कर रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि अर्थक्वेक हर टाइम आता रहता है, बस वो नोटिस नहीं करते हम, इसलिए क्योंकि वो कम छोटे लेवल का होता है, कम लेवल का होता है, हमें फील नहीं होता। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें कब फील होता है कि अर्थ जो है वो, उसकी जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है। जब उसकी अर्थक्वेक की वैल्यू कुछ पॉइंट से ज़्यादा हो जाए, कुछ नंबर्स होते हैं उससे, जैसे उससे ज़्यादा हो जाए, फिर हम इसे नोटिस कर पाते हैं। छोटे लेवल के जो अर्थक्वेक होते हैं वो तो हमें पता ही नहीं चलते। दे आर नॉट इवन नोटिस व्हेन दे आर नॉट इवन नोटिस। क्या बोला इन्होंने कि अर्थक्वेक हर टाइम कहीं ना कहीं आता रहता है, वो हम नोटिस ही नहीं करते हैं, हम उनको नोटिस ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वो छोटे लेवल के होते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। जो बड़े लेवल के अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दे कैन काज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड प्यूपल्स। जो बड़े लेवल के अर्थक्वेक्स हैं इनकी वजह से बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे इन्होंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, आपकी बुक की पिक्चर में, ये जो पिक्चर मैंने टिक की इस पर दिखाया हुआ है, इस तरह से नुकसान होता है जब हाई लेवल का अर्थक्वेक आता है। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमारी लाइफ को भी इससे नुकसान हो जाए, जो इस चीज़ों के नीचे आ जाएगा तो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ ही हो जाएगी। The earthquake can cause floods, landslides and tsunamis. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. अर्थक्वेक की वजह से क्या आती है? फ्लड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, सुनामी भी इसकी वजह से आती है, ठीक है। अब ये आपको बता रहे हैं कि जब मेजर सुनामी है, सुनामी वो कब आई थी पहली बार? 26 दिसंबर 2004। ये डेट भी आपने याद रखनी है, 26 दिसंबर 2004, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। ऑल दी कोस्टल एरियाज अराउंड दी ओशन सफरिंग ह्यूज लॉसेस। जितने भी समुद्री इलाकों पे लोग रहते हैं उनको बहुत ही नुकसान होता है इस चीज़ से, सुनामी से, क्योंकि आधे उनके घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं लोग, ठीक है, डेथें हो जाती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 17.6, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपने वर्ल्ड का एक मैप लेना है। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन इंडिया। अब उस पर आपने ईस्टर्न कोस्ट देखना है कि कहाँ पे है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड देखने हैं, मार्क करने हैं।
mark other countries around the Indian Ocean which could have suffered damage. और कंट्रीज मार्क करनी है जो इंडियन ओशन के अराउंड पड़ती हैं. Collect accounts of the devastation caused by the tsunami in India from your parents or other elders in the family or in the neighborhood. जैसे पीछे इन्होंने बोला था कि अपने पेरेंट्स से पता करना है कि अर्थक्वेक से क्या क्या नुकसान हुआ था, वैसे ही आपने फिर से अपने पेरेंट्स से पता करना है कि सुनामी से इंडियन ओशन के आसपास किनारे पे जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या नुकसान हुआ. ठीक है, पेरेंट्स से पता करना है, या अपने बड़ों से, या फिर फैमिली से, या फिर अपने पड़ोसियों से. व्हाट काजेज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है. ए मिथ इज़ वेरी फेमस दैट द अर्थ इज़ बैलेंस्ड on the horn of a bull, and when bull shift it to the other horn an earthquake takes place. एक बहुत पुरानी मान्यता है, जो कहावत है कि पुराने लोग मानते थे कि अर्थक्वेक तब आता है जब कोई बुल समझते हो ना आप, बैल होते हैं जो, जब वो अपने एक सींग से अर्थ को दूसरी सींग पे करता है तो तब भूकंप आता है. ये पुराने लोग ऐसे बोलते थे कि ऐसे होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. रीज़न मैंने अभी बताया आपको कैसे होता है. क्रस्ट लेयर की जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट जब करती हैं तब हमारा अर्थक्वेक आता है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक. पुराने ज़माने में लोग इसका असली कारण नहीं जानते थे कि अर्थक्वेक कैसे आता है. देयर आइडियाज़ वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज. तो वो ऐसे ही अपने से ही कुछ मिथिकल मतलब जिनका कोई रीज़न ना हो, जिनके बारे में कुछ पता ना हो, ऐसे ही अपने से ही वो स्टोरीज़ बना लेते थे कि ऐसा होता होगा, जबकि उनको असली में क्या होता है वो नहीं पता होता था. सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसे मैंने इंडिया का बताया कि इंडिया में लोग मानते थे कि बुल अपने एक सींग से अर्थ को दूसरी सींग पे जब ट्रांसफ़र करता है तब क्या होता है, अर्थक्वेक आता है. ऐसे ही वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ में भी कुछ ना कुछ मिथ फैले हुए थे. बट कुड काज ए डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ. अर्थ के नीचे डिस्टर्बेंस कैसे होता है, अर्थ के नीचे वाली लेयर में डिस्टर्बेंस कैसे होता है. नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. ट्रेमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ट्रेमर वर्ड अंडरलाइन करना है. ट्रेमर होते हैं, लिख देती हूँ यहाँ पे, झटके. झटके क्या होते हैं, अब जब हम किसी को धक्का देते हैं तो क्या किया हमने, झटका उसको. इसी तरह से हमारी अर्थ को क्या मिलते हैं, झटके, ट्रेमर्स मिलते हैं. कब, जब हमारी अर्थ में जो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसमें क्या होता है, जब डिस्टर्बेंस होती है, उसकी प्लेट्स की मूवमेंट ज़्यादा या कम होती है, उसकी वजह से अर्थ को ट्रेमर्स मिलते हैं. तो यही ट्रेमर्स क्या कहलाते हैं, अर्थक्वेक कहलाते हैं. जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपने ये वाली डायग्राम करनी है, मैं पहले ही बता रही हूँ. ठीक है, ये डायग्राम आपने कॉपी पे बनानी है जब ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बोलूँगी. होगा इसमें आपको, इस डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है, आपका इनर कोर. ऑरेंज वाला पार्ट आपका क्या है, आउटर कोर. फिर बीच वाली लेयर क्या है, मेंटल. और ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जहाँ पे आप रहते हो, ये क्या है, आपकी क्रस्ट. तो इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स मूव करती हैं. ठीक है, नीचे पड़ते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस. हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो एक पीस की नहीं है. इट इज़ फ्रैगमेंटेड. फ्रैगमेंटेड होता है टुकड़ों में डिवाइड होना. वो टुकड़े उसके कैसे हैं, टुकड़े पीसीस में है वो. ठीक है, फ्रैगमेंटेड क्या होता है, पीसीस में होना, पीसीस में है. ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट. हर एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, प्लेट. दिस प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये हर टाइम
हर टाइम कॉन्टिन्यूल होता है जो 24 आवर्स, हर टाइम क्या करती रहती है, मोशन में होती है, ये मूव करती रहती है। हर टाइम मूव करती रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर आर प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे काज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट इट इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द अर्थ सरफेस। इन्होंने बोला, फिर से बताती हूँ मैं आपको, इन्होंने बोला कि जैसे हमारी अर्थ क्रस्ट है, मैंने बताया ना वो प्लेट्स होती हैं उसमें, तो कभी केवल मूव 24 घंटे जब मूव कर रही होती हैं, कभी मूव करने से ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं जब ये, ठीक है, या फिर इनकी टक्कर हो जाती है मूव करते करते, तो इसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होती है। उसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, अर्थ को ट्रेमर्स फील होते हैं, ठीक है। जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो इन्होंने भी की हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि दो प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही हैं। कोलाइड होता है टकरा रही है, टकराना, ठीक है। दो प्लेट्स के आपस में क्या हो रही है, टकराव हो रहा है। और नीचे का लिखा ब्रशिंग पास्ट, रगड़ रही हैं एक दूसरे को, ये प्लेट्स दिखाई हुई हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है इस पिक्चर को। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स कैन दे आल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। कह रहे हैं कि साइंटिस्टों को अगर अर्थक्वेक के बारे में इतना कुछ पता है तो क्या वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा, अगला अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा। नो, वो पता नहीं कर सकते। मैंने अभी पीछे बताया था आपको भी, जो साइंटिस्ट है, हम बाकी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं वेदर से, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में हम कुछ भी पता नहीं कर सकते। Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बेशक हमें इसके काजेज़ क्या है, अर्थक्वेक के रीज़न क्या है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये वो सभी हमने पता कर ली हैं, लेकिन अभी भी हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या अभी भी हमें ये नहीं पता चल पाता है कि अर्थक्वेक जो है वो नेक्स्ट अर्थक्वेक कहाँ पे और कब आएगा, ठीक है। मतलब अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम ये पता कर पाएँ कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ, यहाँ एक मिनट, यहाँ से, ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कास्ट व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स आर ए मीटोर हिट्स द अर्थ। ये कह रहे हैं कि अर्थ को जो झटके मिलते हैं ना, ये सिर्फ अर्थ की प्लेट्स मूव करें तभी नहीं होता है, ये तभी भी होता है जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है, जब कोई वोल्केनो फटता है, ठीक है, लावा निकलता है उसमें से, तभी भी हमारी अर्थ को क्या होगा, ट्रेमर्स मिलते हैं। जब कोई मीटोर अर्थ के ऊपर गिरता है, 8th में आपने मीटोराइट पढ़ा था, जब स्पेस से मीटोर अर्थ पे गिरता है ज़ोर से, तब भी क्या होता है, ट्रेमर आता है। समझ आ रहा है ना आपको। आर एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज़ कैरिड आउट, या फिर अर्थ के नीचे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, कोई केमिकल फटता है अगर अर्थ के नीचे, तभी भी हमारी अर्थ को क्या मिलेगा, ट्रेमर मिलेगा, और हमें ऐसा लगेगा कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कास्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स, लेकिन ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही आते हैं। ओके, चलो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज। सिंस अर्थक्वेक्स are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where the earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as seismic or fault zones. In India, the area most threatened are Jammu and Kashmir. पता क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जब मैंने बताया ना आपको, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होती है, प्लेट्स होती हैं इस तरह से, एक मिनट, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या होती है, प्लेट्स होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वीक जोन। कैसा जोन, वीक जोन। सपोज़ करो कि अगर इंडिया कहीं ऐसे पड़ता है, ये इंडिया का मैप है, इंडिया कहीं यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही है ना, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर है, तो सारी जगह प्लेट्स हैं।
छोटी प्लेट्स नहीं है, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। जैसे हमारा इंडिया का कुछ पोर्शन जो है वो इस प्लेट के ऊपर आया, तो वो पोर्शन क्या कहलाएगा, वीक जोन कहलाएगा। वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है क्योंकि ये पोर्शन क्या करेगा, हिलेगा डुलेगा, ऊपर नीचे होगा, स्ट्राइक होगा, आपस में कोलिजन होगी इनकी, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकी जोन से, बाकी एरिया से जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वीक जोन कहा जाता है। द वीक जोन्स आर आल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन। वीक जोन को ही सिस्मिक या फॉल्ट जोन भी कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में फॉल्ट जोन में कौन कौन से एरिया आते हैं, मतलब जिनके नीचे प्लेट्स हैं, जिस पार्ट के नीचे प्लेट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं वो, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द होल ऑफ नॉर्थन ईस्ट, होल ऑफ नॉर्थन ईस्ट, रैन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन। जिस सभी नेम आपने अंडरलाइन करने और लर्न करने हैं, सभी नेम। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। साउथ इंडिया का कुछ पार्ट भी डेंजर जोन में आता है। ठीक है, जहाँ पे मतलब अर्थक्वेक आ सकते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, वीक जोन क्या होते हैं, अभी पिक्चर ड्रा करके मैंने बताया था ना आपको। वीक जोन्स होते हैं कि जैसे अर्थ में क्या है, प्लेट्स हैं, तो हमारा इंडिया कहीं अगर यहाँ फॉल करता है, ये इंडिया का मैं मैप बना रही हूँ, तो ये जो पार्ट इस प्लेट्स इस वाले पोर्शन के ऊपर आएगा वो हमारा ऐसा पार्ट कहलाएगा वीक जोन। ठीक है, आपको पता है ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएगी तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस जहाँ पे रहते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, वीक जोन, सिस्मिक जोन, फॉल्ट जोन। ठीक है, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। कितनी क्वांटिटी का अर्थक्वेक आया, ये कैसे पता करते हैं हम। एक साइंटिस्ट था रिचर, उसने एक स्केल दी, उससे हम पता कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी का जो अर्थक्वेक आया उसकी पावर कितनी थी, कितना स्ट्रॉन्ग था वो। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा ना वो। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड्स higher than 7 on Richter scale. Both Bhuj and Kashmir earthquakes had magnitude greater than 7.5. इन्होंने बोला कि अगर 7 नंबर से ज़्यादा नंबर का अर्थक्वेक आए तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही नुकसान करने वाला है। ठीक है, भुज और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था उसका कितना मैग्नीट्यूड नोट किया गया था, 7.5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये 7.5 ये क्या है। तो रिचर ने जो स्केल दी है तो उसके नंबरिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर 1 लेवल का आए तो हमें पता नहीं चलता, 2 कब आए, 2 मैग्नीट्यूड का आए तभी भी हम उसको पता नहीं कर पाते, नोटिस नहीं कर पाते। सिर्फ 4 के आगे वाले, जो 4 नंबर के आगे वाले जो अर्थक्वेक आते हैं, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 4 से आगे होता है, सिर्फ हमें उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। 7.5 हो गया, 7 से बाद वाले जो अर्थक्वेक है वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो उनकी वजह से बहुत ही नुकसान होता है, ये कह रही हैं आपको। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ अभी। थैंक यू।